गरीब बेटी का दुबई में शेख परिवार वाला ससुराल। माँ क्या बात है, आज आप बहुत देर तक बिस्तर पर सो रही हो, वरना आप इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती हो। हाँ बेटा, तबीयत नहीं सही लग रही है। आज शरीर में बहुत दर्द है और सिर भी दर्द से फटा जा रहा है। आधी तबीयत तो टेंशन ले लेके खराब हो जाती है। तो किसने कहा आपको टेंशन लेने के लिए? आप फालतू में टेंशन लेती हो। आप टेंशन लेना छोड़ दो, बाकी सब ठीक है। लाओ अब मैं आपके सिर में चंपी कर देती हूँ। फिर पूजा तेल लेकर माधवी के सिर की मालिश करती है ताकि उनका सिर दर्द आराम हो जाए। माधवी का परिवार बहुत गरीब था, उनका बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। वहीं बेटी जवान हो गई थी और बेटी की शादी की चिंता में माधवी और मनोज दोनों आए दिन परेशान रहते थे। शाम में, अनाज में कीड़े लग गए हैं, अगर इस साल का अनाज गलती से भी खराब हुआ तो हमें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। पापा, वैसे भी तो हमारे खेतों में उतना ही अनाज उगता है जितना हमारे परिवार के लिए इनफ है। अब उसमें भी अगर पूरा खराब हो जाएगा तो हम खाएंगे क्या? हाँ जी, पूजा सही कह रही है। मैं पैसों का जुगाड़ करके दवा डालता हूँ खेत में, तभी सारे कीट साफ होंगे। नहीं पापा, एक काम करते हैं, हम घरेलू उपाय से घर पर ही दवा बनाते हैं। जिसके बाद पूजा घरेलू उपाय से कीटनाशक दवा तैयार करती है और मनोज उसे पूरे खेत में फैला देता है, जिससे कुछ ही दिनों में फसलों के कीड़े मर जाते हैं और फसल बहुत ही बढ़िया तैयार होती है। अरे ये सब मेरी पूजा की वजह से हुआ है। 1 रुपया न होने के बावजूद पूजा की वजह से ही फसल अच्छी हुई, वरना ये साल तो भूखे रहना पड़ जाता। आज घर वाले बहुत खुश थे, तभी मनोज का दोस्त माधव घर आता है। अरे भाई मनोज, कैसे हो? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए। भाई कहाँ बिजी थे? नहीं, मैं कहाँ बिजी रहूंगा, वही खेती और काम। और कहाँ ही, वैसे भी मेरे घर की नाजुक परिस्थिति और हालत तो तुम्हें अच्छे से पता ही है। अरे हाँ भाई हाँ, अब मुझसे क्या ही छुपा है। दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी पूजा माधव के लिए पानी लेकर आती है। भाई पूजा, बेटी तो काफी बड़ी हो गई है, शादी के लिए लड़का देखा कि नहीं? अरे रिश्ते तो आते हैं, लेकिन वही है, हमारे गरीब होने के कारण रिश्ते कैंसिल हो जाते हैं। लोगों को दहेज चाहिए और तुम्हें तो पता है मेरे घर के हालात कैसे हैं, मैं दहेज नहीं दे सकता। अरे तो भाई गरीब घर में कर दो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन लड़का तो ढंग का मिलना चाहिए। अब गरीब घर के 2 रिश्ते आए थे। एक की माँ लालची थी, कहती है दहेज चाहिए वरना आपकी बेटी को रखूंगी कहाँ, हमारे पास घर थोड़े ना है। और दूसरा वाला तो आधे पागल थे, उसमें समझ ही नहीं थी। अरे भाई आजकल के लोग तो एंटीक है। चलो भाई अब मैं जाता हूँ, देर हो रही है, घर जाना है। जिसके बाद माधव वहां से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। पूजा का परिवार गरीबी में जैसे तैसे गुजारा कर रहा होता है। पूजा फटे कपड़ों पर कपड़ों के पैच लगाकर जैसे तैसे उन्हें पहन रही होती है। वहीं खाने के लिए कभी कुछ नहीं होता तो 2 रोटी के ही 3 भाग करके तीनों माँ बेटी पापा आपस में बांट लेते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मनोज बेटी के लिए लड़का भी देख रहे थे, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता नजर आ ही नहीं रहा था। पापा आपका मोबाइल दो ना, बहुत दिन हो गए तरुण भैया से बात किए। ताई जी ताऊ जी तो यही हैं, जब चाहे मिल लो, लेकिन वो दूर है ना। ये लो। पूजा पापा के मोबाइल से तरुण को कॉल करती है। तरुण एक शेख परिवार के यहाँ मैनेजर था। वो शेख परिवार के घर की सारी चीजों को मैनेज करता था और क्या कब बनेगा, घर की साफ सफाई, हर चीज की देख रेख की जिम्मेदारी तरुण की थी। सारे कमरों को जाकर अच्छे से साफ कर देना शीला। अरे आज पूजा का फोन आया, क्या बात है? जिसके बाद तरुण पूजा का फोन उठाकर उससे बात करने लगता है। तभी उसके पीछे से शेख का बेटा नवीन गुजरता है और नवीन की नजर तरुण के मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है। मोबाइल पर ही भोली भाली सुंदर सुशील पूजा को देखकर नवीन को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। वहीं शाम में, ये लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है शेख साहब, अब तो मैं थक गई हूँ इसके लिए लड़की ढूंढकर। बेटा नवीन, क्या हुआ? तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो तुम कह सकते हो। हम तो सोच रहे थे तुम्हारी शादी गरीब घर की लड़की से करें। हाँ बेटा, क्योंकि अमीर के घर तो अमीर की बेटी जाती है, लेकिन अगर कोई गरीब की बेटी हमारे घर आएगी तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। और आजकल गरीब की बेटी भी काफी सुंदर और समझदार होती है। क्या मम्मी, भैया इतने पढ़े लिखे हैं, आप किस गरीब से भैया की शादी करवाना चाहती हो? क्या रहा, ऐसा नहीं है, मम्मी सही कह रही हैं। वैसे माँ, मैंने आज हमारे मैनेजर तरुण को एक लड़की से कॉल पर बात करते हुए देखा था। उसके फैमिली की कोई है, शायद बहन, और वो बहुत सुंदर है, उसकी आवाज भी बहुत प्यारी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम्हें जहाँ लड़की पसंद हो बेटा तुम बता सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है।
जिसके बाद भावेश जी वहां से चले जाते हैं। वहीं संगम तरुण से बात करती है। अरे मालकिन, आप कहाँ नवीन साहब की शादी पूजा से करवाना चाहती हो? पूजा का परिवार बहुत गरीब है। हम तो फिर भी ठीक है, लेकिन चाचा जी का घर बहुत गरीब है। और यहाँ आप लोग देखो, सोने चांदी के बर्तनों में खाते हो, कैसे जमेगी? हमने तुम्हें जितना कहा है उतना करो, बाकी हम देख लेंगे। जिसके बाद संगम वहां से चली जाती है। तभी तरुण घर पर फोन करके बात करता है और शेख परिवार अपने प्राइवेट जेट से अगले दिन ही इंडिया आता है पूजा को देखने के लिए। आइए आइए, आप लोग बैठिए। माधवी सभी को लाइन से बिठाती है और सभी को चाय पानी लाकर देती है। आप सभी को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे अपना ही प्राइवेट जेट है, कैसी दिक्कत होगी भला? वैसे आपकी बेटी कहाँ है, दिखा दीजिए जल्दी से, हमारे पास समय नहीं है, जाना भी है। मनोज और माधवी पूजा को बुलाते हैं और जैसे ही पूजा आती है, संगम को भी पूजा एक नजर में भा जाती है और सभी को पूजा का सरल स्वभाव और बात करने का तरीका काफी पसंद आता है। हमें आपकी बेटी पसंद है, अब आप अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कीजिए बस। जिसके बाद शेख परिवार अपने बेटे नवीन की शादी की तैयारियां करने लगता है। पूजा का परिवार काफी गरीब था, जिस कारण भावेश जी अपनी तरफ से सारे अरेंजमेंट करके देते हैं और कुछ ही दिनों बाद पूजा और नवीन की शादी हो जाती है। शादी में शेख परिवार ने पूजा को सोने का लहंगा दिया था। पूजा सोने के लहंगे में फेरे लेती है। वहीं सभी उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे कि आज पूजा कितनी प्यारी लग रही है। शादी के बाद पूजा की विदाई होने लगती है। पूजा की विदाई भी चांदी की डोली में होती है। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और एक गरीब की बेटी इतने बड़े घर में कैसे चली गई कि सोने चांदी की चीजें मिल रही हैं? तुम्हारे कलेजे में क्यों आग लग रही है? ये तो पूजा की किस्मत थी कि उसे इतना बढ़िया ससुराल मिला। अब कांति, विदाई के रास्ते में कांटे डालना बंद करो और विदाई होने दो। सुषमा की तीर जैसी बात से कांति तुरंत चुप हो जाती है और कुछ ही देर में पूजा की चांदी की डोली में विदाई होती है। और कुछ दूर जाने के बाद सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और अपने प्राइवेट जेट से दुबई चले जाते हैं। कुछ ही घंटों में गरीब घर की बेटी डायरेक्ट दुबई पहुंच जाती है। वहां से सभी कार से घर जाने लगते हैं। पूजा दुबई की बड़ी सड़कें, तेज गाड़ियां और बड़ी बिल्डिंग्स देखकर हैरान हो जाती है। क्या हुआ पूजा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं दुबई आ गई हूँ। दुबई में मेरा ससुराल है। यहाँ तो सब कुछ कितना अलग और डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसा जो मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। भाभी आप टेंशन मत लो, आप धीरे धीरे यहाँ की लाइफस्टाइल में ढल जाओगी और अब तो आप यहाँ की चीजों की आदत डाल लो, बड़ी सड़कें और ऊंची इमारतों की खासकर। जी ननद जी। थोड़ी देर में सभी घर पहुंचते हैं। संगम दरवाजे पर आरती की थाल लेकर आती है। वहीं गरीब बहू जैसे ही शादी के बाद दुबई के अपने बड़े बंगले के ससुराल में पहुंचती है तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह जाती है। हर तरफ नौकर चाकर खड़े होते हैं। शेख परिवार के पूरे बंगले में तकरीबन 100 नौकर थे। सब कुछ देखकर पूजा और हैरान थी। संगम क्यारा का गृह प्रवेश करवाती है। बाहू, अब तुम ये कलश को पैर से गिराकर कुमकुम की थाली में पैर रखकर अंदर आओ। पूजा ऐसा ही करती है। वहीं आसपास चारों तरफ से नौकर बहू के ऊपर सोने चांदी के सिक्के और फूल बरसा रहे थे और इसी तरह बहू का गृह प्रवेश होता है। नंद बहू को कमरे में ले जाती है। हर चीज शाही थी। ये कमरा तो कितना बड़ा है, मेरे मायके वाले घर जैसे 2 घर बन जाएंगे इस कमरे के अंदर। हाँ भाभी, हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही हैं, बस आपका और भैया का कमरा थोड़ा ज्यादा बड़ा बनवाया गया है। चलो आप आराम करो, मैं चलती हूँ। थोड़ी देर बाद नवीन वहां आता है और शादी की थकान और ट्रैवल से थके हारे दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह बहू जल्दी उठकर रसोई में चली जाती है। नहीं बहू, तुझे किसने कहा था रसोई में आने को? तुम शेख परिवार की बहू हो, ऐसे वैसे घर की बहू नहीं हो। तुम्हें यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने आप पर ध्यान दो और सबके साथ खुश रहो। नौकर है सारा काम करने के लिए। हाँ माँ जी, लेकिन मैं तो इसलिए रसोई में आई कि आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। आपको तो पता होगा, इंडिया में पहली रसोई की रस्म मनाई जाती है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप सभी को अपने हाथ का बना खाना खिलाऊं। हाँ बहू, मैं भूल गई थी, लेकिन खाना बनाने में बहुत समय जाएगा और हमारे घर में बहू बेटियां इतना काम नहीं करती हैं। इंडिया के कुछ रूल हैं तो दुबई के भी कुछ रूल हैं। शेखों के घर के बच्चे काम नहीं करते। तुम्हें मैं खाना नहीं बनाने दूंगी। हाँ संगम सही कह रही है बहू। वैसे अगर तुम्हें पहली रसोई ही करनी है तो तुम खीर बना लो, इतना बहुत है। ठीक है ससुर जी। फिर बहू रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाना शुरू करती है। दुबई में कुनाफा बहुत फेमस है और मेरे ससुराल वालों को भी बहुत पसंद होगा। क्यों ना मैं कुनाफा फ्लेवर खीर बनाती हूँ। फिर पूजा ऐसा ही करती है।
पिस्ता को मिक्सी में पीसकर उसमें शुगर मिलाती है और खीर के दूध में शुगर और पिस्ता डालकर मेवे और चावल डालकर बढ़िया से खीर को पकाती है। बहू के हाथ की बनी खीर से पूरा घर महक जाता है, जिसके बाद पूजा खीर को कटोरी में निकालकर सभी को परोसती है। भाभी आपने ये क्या बना दिया है? ये तो देखकर ही कुछ अलग लग रहा है, खीर तो नहीं है। अरे ये कुनाफा खीर है, जैसे कुनाफा चॉकलेट होता है वैसे ही। क्यों बहू? जी पापा जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये कुनाफा खीर है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मैंने सोचा आप लोगों को कुछ यूनिक बनाकर टेस्ट करवाया जाए, इसीलिए मैंने अपना दिमाग लगाकर कुनाफा खीर बनाई है। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मजा आ गया खाकर। सभी पूजा के हाथ की बनी खीर की खूब तारीफ करते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं। तभी सास की नजर बहू के कपड़ों पर जाती है। बहू, तूने ये कैसी साड़ी पहन रखी है और गले में कोई गहना है या नहीं? सारे गहने क्या हो गए जो हमने तुम्हें दिए थे? माँ जी, सब मैंने उठा कर रख दिए, रोज पहनने पर खराब हो गए तो नया बन जाएगा, तू टेंशन क्यों लेती है? और बहू, ये साड़ी बदल कर ये ले, ये साड़ी पहन कर आ। हमारे खानदान की बहुएं हल्के कपड़े पहने, हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संगम जी बहू को एक हैवी साड़ी देती हैं जो कि पूरी तरह से गोल्ड की बनी होती है और उस पर प्लेटिनम की डिजाइन होती है। बहू साड़ी देखकर हैरान हो जाती है। माँ जी, ये साड़ी तो काफी ज्यादा हैवी है। हाँ तो बहू, तू अब शेख परिवार की बहू है और तुझे देखकर लगना चाहिए कि शेख परिवार की बहू है। जा जल्दी से इसे पहन कर आ। हाँ, उसके बाद हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। क्यारा, तुम भी चलो। आज भाभी का दिन है, आप भाभी को लेके जाओ भैया, मैं क्या करूँगी कबाब में हड्डी बनकर। ननद जी आप भी चलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। पूजा के कहने पर क्यारा भी रेडी हो जाती है, जिसके बाद क्यारा और नवीन पूजा को दुबई घुमाने के लिए ले जाते हैं। भैया, भाभी को हम सबसे पहले दुबई मॉल लेके चलते हैं और वहाँ भाभी को ढेर सारी शॉपिंग करवाते हैं और उसके बाद हम चलेंगे बुर्ज खलीफा, वहाँ डिनर करेंगे और वहाँ की 84th फ्लोर के व्यू से सनसेट देखेंगे। तुम्हारा प्लान अच्छा है क्यारा, चलो अब चलते हैं। तीनों दुबई मॉल में जाते हैं जहाँ वो पूजा के लिए शॉपिंग करते हैं। भाई ये ड्रेस देखो, पूरी डायमंड से बनी हुई है, कैसी लग रही है? तेरी चॉइस कभी बुरी हो ही नहीं सकती, तू भी ले ले और पूजा के लिए भी। भाभी ये देखो, आपको व्हाइट डायमंड पसंद है या ब्लू? मैं तो ब्लू डायमंड वाली ड्रेस लूंगी, ये ज्यादा सुंदर लग रही है। जिसके बाद पूजा ब्लू डायमंड से सजी हुई ड्रेस खरीदती है और कियारा व्हाइट डायमंड वाली। तभी नवीन एक ज्वेलरी शॉप से पूजा के लिए ढेर सारे सोने चांदी, हीरे मोती और तरह तरह की ज्वेलरी खरीदता है। आप इतनी सारी ज्वेलरी ले रहे हो, मैं कहाँ पहनने वाली हूँ इतना सब? रोज अलग अलग पहनना है, कौन सा एक ही दिन में सब पहनना है? देखो तुम्हारे लिए कितने सुंदर हीरे के और सोने के नेकलेस लेकर आया हूं मैं। पूजा को सारे गहने ही बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं दुबई मॉल से नवीन पूजा को ब्रांडेड परफ्यूम, सोने चांदी से बना हुआ मेकअप और ढेर सारी सोने चांदी की ड्रेसेस दिलवाता है। आज मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ, आपने इतना क्यों खर्च किया? पूजा, कमाता भी तो तुम्हारे और अपनी फैमिली के लिए हूं ना, तो खर्च भी तो आप लोगों पर ही करूंगा ना। जिसके बाद पूजा, नवीन और कियारा बुर्ज खलीफा जाते हैं और वहां से पूरे दुबई का सुंदर नजारा देखते हैं और शाम में घर आ जाते हैं। घर आते आते खाने का समय हो जाता है। लगता है आज बहू की अच्छी खरीदारी हो गई। क्यों बहू, मजा आ गया दुबई घूमकर? हाँ माँ जी, बहुत मजा आया। यहाँ तो सब चीज बहुत अच्छी और यूनिक है। पता है आज इन्होंने मुझे ढेर सारे सोने चांदी और हीरे के कपड़े दिलाए हैं। अब बहू, वो कपड़े उठाकर साइड में संभाल कर रख मत देना, वो तुम्हारे डेली वियर के लिए कपड़े हैं और बाकी हैं आने जाने और घूमने के लिए। तुम्हारे कबर्ड में अलग से कपड़े रखे हुए हैं। ओके मम्मी जी। पूजा दुबई की ठाट बाट देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं उसके ससुराल में सभी नवाबी शान में ही रहा करते थे। नंद ब्रांडेड कपड़े और चप्पल के बिना रह नहीं पाती थी। संगम जी हमेशा सोने चांदी से लदी रहती थी। वहीं भावेश को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो दुबई के इतने बड़े शेख हैं। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ऐसे छुपा कर रखा था। अगर सभी की बातें खत्म हो गई हो तो जल्दी से सभी खाने की टेबल पर आ जाओ और खाना खा लो। कुछ देर में सभी खाने की टेबल पर आते हैं। इतनी बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर कम से कम 70 प्रकार का खाना रखा हुआ था। ये देखकर पूजा हैरान हो जाती है। खाने वाले हम 5 और खाना इतना सारा कैसे खत्म होगा? ये बहू, तुझे जो खाना है वो खा, खाना खत्म करने के पीछे मत लग। हमारे घर में सर्वेंट का भी खाना यही बनता है और इसमें से जो बचेगा वो सर्वेंट ले जाएंगे। इसीलिए आपने उस दिन मुझे खाना बनाने से मना किया था क्या माँ जी?
नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ आके परेशान हो, खाना बनाने में ही लगी रहे और थक जाए। अभी तो तुम्हारी घूमने फिरने की उम्र है, घूमो फिरो और ऐश करो। गृहस्थी की इतनी टेंशन मत लो, मैं और तुम्हारे पापा हैं, सब मैनेज करने के लिए हैं। सास की बात सुनकर पूजा सास के गले लग जाती है कि यहाँ दुबई में होने के बावजूद भी पूजा को माँ की कमी नहीं खल रही, और वो सब संगम जी के कारण। ये मुर्ग मुसल्लम तो कितना स्वादिष्ट बना है। और ये शाही चिकन टिक्का, इसका भी जवाब नहीं। सभी बड़े ही चाव से खाना खा रहे थे, वहीं पूजा का मुंह धीरे धीरे एकदम उतर जाता है। क्या हुआ पूजा, अचानक से मुंह क्यों उतर गया? यहाँ तो टेबल पर इतना शाही खाना है, दाल चावल तो होना ही चाहिए था। यहाँ दाल चावल है ही नहीं। माँ जी, अगर मैं इतना मसालेदार खाना खाऊंगी तो ये मुझे हजम ही नहीं होगा, मेरे पेट में जलन होगी और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बहू तो टेंशन मत ले, मैं नौकरों को कह देती हूँ, वो जल्दी से तेरे लिए दाल चावल बना देंगे। जिसके बाद संगम नौकरों को दाल चावल बनाने के लिए कहती है, और थोड़ी देर में नौकर बहू के लिए शाही दाल चावल बनाकर ले आते हैं, और बहू चाव से खाती है और सोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दुबई के ससुराल आने के बाद पूजा का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। बहू, आज घर पर किटी पार्टी है, बहुत सारी औरतें आने वाली हैं, तो एकदम अच्छे से तैयार होना। मैं भी तो लोगों को दिखाऊं कि मेरी बहू कितनी काबिल है। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूंगी। जिसके बाद पूजा जाकर तैयार होने लगती है। वो बढ़िया सी एक सोने की बॉडी फिटिंग ड्रेस पहनती है और ऊपर से बड़े बड़े सोने के और हीरे के हार और हाथों में सोने की चूड़ी और सोने की घड़ी पहनती है, और बालों की क्लिप भी सोने की ही होती है। और जैसी बहू हॉल में आती है तो बहू, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही कि मेरी पूजा बहू है। तू बहुत सुंदर लग रही है बहू, तुझे किसी की नजर ना लगे। तभी संगम बहू के पैरों की तरफ देखती है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ है बहू, रुको मैं अभी आई। जिसके बाद संगम अपने कमरे में जाती है और अपने कबर्ड से बहू के लिए 2 सैंडल लेके आती है, सोने और चांदी से बनी हुई। बहू, ये ले सैंडल, ये पहन, तब जाकर तेरा लुक पूरा होगा। बहू बड़ी ही खुशी से सास की दी हुई सोने की चप्पल पहनती है। वो बहू के ऊपर बहुत ही ज्यादा सूट कर रही थी। मम्मी, भाभी की नजर उतार लो वरना नजर लग जाएगी। आज भाभी तो एकदम प्यारी लग रही हैं। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, अभी बहू की नजर उतारती हूँ। संगम जल्दी से बहू की नजर उतारती है। बहू, अब तुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। थोड़ी ही देर में किटी की औरतों का आना शुरू हो जाता है और संगम की सारी सहेलियां वहां आ जाती हैं, और सभी संगम की बहू पूजा को देखकर हैरान हो जाती हैं। ओह संगम जी, हमने नहीं सोचा था कि आपकी बहू है, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है। जब मैंने बहू की मुंह दिखाई पर इसे देखा था तो बड़ी चीप सी साड़ी पहन रखी थी इसने, और आज देखो, आज तो पहचान में ही नहीं आ रही है बहू। मानना पड़ेगा संगम जी, बहू हो तो आपकी बहू जैसी और सास हो तो आपके जैसी। इतनी जल्दी आपने अपनी गरीब बहू को अपग्रेड कर दिया, मानना पड़ेगा। उससे बड़ी बात यह है कि बहू अपग्रेड हो गई, वरना बहुत से लोग होते हैं कितना भी सिखाओ उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन संगम जी, आप इस मामले में लकी हो, दोनों सास बहू की तुम दोनों एक दूसरे को मिली। किटी में सारी सहेलियां संगम और पूजा की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती हैं, और सभी बहू को कुछ न कुछ तोहफा देकर जाती हैं, और सब में एक्सपेंसिव गिफ्ट्स होते हैं। मेरे ससुराल वाली तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ जी आपकी सहेलियां भी इतनी अच्छी होंगी। मुझे तो लगा ये ताने देंगी जैसे इंडियन सोसाइटी में पड़ोसने ताने देती हैं। बहू टेंशन मत ले, शेख परिवार हमेशा ऐसे लोगों से जुड़ता है जो दिल के सच्चे और मन के अच्छे हों, और धोखेबाज लोगों से हम दूर ही रहते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कहीं भी फंक्शन हो, पार्टी हो, कोई भी इवेंट हो, संगम अपनी बहू को हमेशा साथ लेकर जाती, जहां हर जगह बस पूजा की तारीफ होती। ये सब देखकर पूजा बहुत भावुक हो जाती है। क्या हुआ पूजा, आज एकदम शांत बैठी हो? शॉपिंग, खाने या घूमने का प्लान नहीं है कहीं का? नहीं नवीन, ऐसी बात नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि एक मेरा मायका है, वहाँ मेरे दिन कितने बुरे बीत रहे थे, कितनी परेशानियों से गुजर रही थी। जब से यहाँ आई हूँ मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरा जीवन बदल गया है। अरे जीवन कहाँ बदला मैडम, ये तो वही है, बस नए लोग ऐड हो गए, जीने का नया तरीका ऐड हुआ है। हाँ जी, मतलब मैं हमेशा गांव में रही हूँ। यहाँ की लाइफ, यहाँ के लोग, और खासकर मेरी सासू माँ, आप, पापा जी और कियारा दीदी, कभी आप लोग मुझे घर की कमी महसूस ही नहीं होने देते हो। बस इसीलिए मन थोड़ा सा भावुक हो गया, बस, वरना मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हम कभी आपको दुखी नहीं होने देंगे भाभी। हाँ, बस एक परेशानी है, ये जो रोज रोज नॉनवेज बनता है ना, ये मैं नहीं खा पाती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, और हैवी खाना मुझे हजम नहीं होता और फिर पेट जलता है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है,
तकलीफ तो हमें भी होती है, लेकिन ये चटोरी जीभ है ना, मसालेदार चिकन से बाज नहीं आती है। कोई ना, आज हम सभी सात्विक और सादा खाना खाएंगे। मैं माँ को कह देती हूँ, वो कुक को कह देंगी। जिसके बाद कियारा जाकर अपनी माँ को कहती है और संगम, रामू शांति सुनो, आज खाने में ज्यादा कुछ मत बनाना, बस दाल चावल रोटी दही कढ़ी ऐसा सात्विक खाना बनाना, ठीक है? ओके मालकिन, जैसा आप कहें। जिसके बाद शांति खाना बनाना शुरू करती है और कुछ देर में सारे सर्वेंट खाना बनाकर टेबल पर लगा देते हैं। आज खाने में कम मसाला था और बहुत ही सात्विक और सादा भोजन बना था। ये देखकर घर वाले खुश हो जाते हैं कि आज वो इंडियन स्टाइल खाना ट्राई करेंगे। वहीं साथ में आज पूजा बहुत खुश थी। फाइनली आज तो एकदम घर वाला खाना बना है, दही कढ़ी दाल चावल रोटी और पापड़ अचार और रायता पुलाव। आज तो मजा आ जाएगा खाने में। मैं तो इंडिया जाता था फिर भी बटर चिकन ही ऑर्डर करता था, लेकिन अब से मैं इंडिया जाऊंगा तो कुछ नहीं तो कम से कम दाल चावल और अचार और पापड़ तो जरूर ही खाकर आऊंगा। ये तो बहुत ही लाइट खाना है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी। सभी बहुत चाव से खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, इस घर में सभी को चिकन बहुत ही ज्यादा पसंद है। सब मेरे लिए इतने एफर्ट लेते हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए सभी के लिए। पूजा कुछ देर सोचती है और फिर, हाँ ये ठीक रहेगा, आज मैं सभी के लिए बटर चिकन और नान बनाती हूँ। जिसके बाद पूजा आज रसोई में जाती है और सभी के लिए बटर चिकन और नान बनाती है। भगवान बस सभी को मेरे हाथ का खाना पसंद आ जाए। बहू बहुत मन से खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है और बहू के हाथ के बटर चिकन की खुशबू आज पूरे घर में फैली थी। खाने की महक से ही सभी खुश होकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। आज इतना ज्यादा स्पेशल है कि खाने की इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है। पक्का आज पूजा ने खाना बनाया है। सही बोला बेटा तूने, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू बस इंडियन खाने की ही हो सकती है और इंडियन तड़का ही इतना तेज होता है। हम तो उबला चिकन भी चाव से खाते हैं, हमें तड़के नहीं समझ आते। खाना परोसो भाई। बहू सभी की थाली में बटर चिकन और नान परोसती है, साथ में सलाद भी देती है। आज खाना किसने बनाया है? क्या हुआ पापा जी, अच्छा नहीं बना है क्या? अच्छा नहीं बहू, बहुत अच्छा बना है। ऐसा चिकन मेरी मम्मी बनाया करती थी, वो भी इंडियन थी ना, इसलिए तो मैंने भी इंडियन लड़की से शादी की। लेकिन अफसोस तेरी सास तो यहाँ आकर यहीं की चीजों में ढल गई। बहू तू भी ढल जा, लेकिन ऐसा चिकन हफ्ते में एक बार तो बना ही देना। जी पापा जी जरूर। जिसके बाद पूजा सभी के लिए खाना परोसती है और सभी चाव से खाते हैं और बहू की खूब तारीफ भी करते हैं। खाने के बाद सभी आइसक्रीम खाने जाते हैं। तभी वहां तरुण आता है। पूजा, घर से कॉल आया था। क्या हुआ भैया? चाचा चाची की तबीयत ठीक नहीं है। जब से तू यहाँ आई है उनका ख्याल रखने वाला कोई है ही नहीं और खेती घर सब अकेले मैनेज नहीं होता और ठंडी के कारण उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। पापा जी मम्मी जी, मुझे मम्मी पापा से मिलने जाना है। लेकिन ऐसे अचानक से कैसे जाएंगे? क्यों बेटा, तू कहीं होता और हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो क्या तू नहीं आता? ऑफ कोर्स आता माँ। तो तू बहू को ऐसा क्यों कह रहा है कि अभी कैसे जाएंगे? सिर्फ बहू नहीं, हम सब चलेंगे। जिसके बाद संगम जी अपना प्राइवेट जेट निकलवाती हैं और सभी प्राइवेट जेट में बैठकर इंडिया आते हैं पूजा के माता पिता से मिलने के लिए। माधवी जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ बहन जी, बस ठंडी के कारण तबीयत खराब हो गई। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप फालतू में परेशान हो गए, इतनी दूर से आ गए। हाँ, आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना था। हमारी बहू के माता पिता हैं आप, हम कैसे परेशान ना हो भला? हमारे भी तो परिवार के ही हैं आप। अरे माँ, पहले हम मम्मी पापा जी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इनका इलाज करवाते हैं। जिसके बाद नवीन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाता है, उनका चेकअप करवाता है और डॉक्टर उन्हें दवा देते हैं और नवीन दोनों को लेकर घर आ जाता है। जिसके बाद संगम और भावेश मिलकर अपने समधी समधन को लेकर कुछ दिनों के लिए दुबई आ जाते हैं। यहाँ सभी मिलकर माधवी और मनोज की अच्छे से देखभाल करते हैं और इसी बहाने पूजा और उसकी फैमिली साथ रह लेती है। माँ जी पापा जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी पापा को यहाँ लाने के लिए। मम्मी पापा की तबीयत भी ठीक होगी और इसी बहाने हम साथ भी रह लिए। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है बहू, तेरी फैमिली हमारी फैमिली भी है। हाँ बहन जी, अब तो सब ठीक है और बेटी के घर ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं। अब हमें जाने दीजिए। जिसके बाद भावेश जी माधवी और मनोज को वापस उनके घर भेज देते हैं और जब मनोज और माधवी अपने घर पहुंचते हैं तो वहां सब कुछ देखकर हैरान हो जाते हैं। भावेश ने बहू के मायके का स्ट्रक्चर ही बदलवा दिया था। अब यहाँ पक्का घर था, 2 केयरटेकर थे जो पूजा के मम्मी पापा का ख्याल रखते थे और इस तरह दुबई के ससुराल में जाकर पूजा की तो जिंदगी बदल गई।
लेकिन साथ में उसके माता पिता की भी, और सब खुशी से रहने लगे।